हाँ भाई, वंस अगेन गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद बच्चों। जय हिंद प्रशांत। जय हिंद बेटा। चलिए तो एक क्वेश्चन, मतलब डिस्कशन, कुछ और डिस्कशन चल रहा था। उसमें ये क्वेश्चन जो है वो काफी बच्चों ने बना लिया था पहले ही। लिंक 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 लिंक। एक मिनट बच्चों। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन था और डोमेन डोमेन होगा 0 टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स 4x माइनस 1/x। एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस 1/x। फैक्टराइज पहले कर लिया करें, अच्छा रहता है, जिससे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि कहां इंक्रीजिंग। हम ग्रेटर देन का साइन ले रहे हैं इंक्रीजिंग के लिए। इट इज 1/-1/2 0 1/2 प्लस माइनस सबकी पावर जो है वो ऑड है, तो ग्रेटर देन का साइन है, तो हम x बिलोंग्स टू बोलेंगे कहां से कहां तक। 1/2 से इंफिनिटी। 1/2 टू इंफिनिटी। देखो इसके बीच में मत आना, क्योंकि डोमेन 0 से इंफिनिटी है, तो ये हम ले ही नहीं सकते, इसका कोई यूज नहीं है। तो इंक्रीजिंग होगा 1/2 टू इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग क्या बचा, माइनस साइन आ रहा है 0 से 1/2। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बना लिया था, नहीं बनाया है तो देख ले। हाँ ठीक है, 2 मिनट बाद 2 मिनट चालू करते हैं। सर एक्स हमेशा पॉजिटिव है, उसको हटा सकते हैं। लॉक के अंदर दिया है ना। हाँ सर वही। नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं भाई, शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है। ये सब एडवांस वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, मजा आएगा बनाने में। सर हम्म सर आपसे ना एक चीज पूछनी थी सर की। जैसे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस में ना एक ऑप्शन आता है कि कैन दिस फंक्शन बी मेड कॉन्टिन्यूस। सर तो वो तो लाइक कोई भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बना ही सकते हैं, तो फिर वो ऑप्शन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना। कैन बी फंक्शन कंटिन्यूअस। नहीं, कैन द फंक्शन बी मेड कॉन्टिन्यूस। कैन द फंक्शन मेड कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है, वो हमेशा बन सकता है। अगर वो डिसकंटिन्यूटी हुई रिमूवेबल तो हो सकता है। अच्छा सर। नॉन रिमूवेबल, अब इंफिनिटी जा रहा है तो कैसे बना देगा तू किसी फाइनाइट पॉइंट पे। ठीक है सर। क्या बात है, आगरा वाले अब चालू हुए हैं। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ, सर बैठे मत रहो। सर नेट चला गया सर आगरा का। अच्छा ठीक है।
cos x आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा आंसर क्या है तू बता। सर, cos x आ रहा है। नहीं नहीं cos x वगैरह नहीं आएगा, उसे थोड़ा सा अप्रोच करनी पड़ेगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है ऑल रियल के लिए, ठीक है। तो अगर cos x आ रहा है उसको एक तरफ लेके जाओ और ऐसा सोच कि a की वैल्यू cos x से हमेशा बड़ी है, जो भी आ रहा है वो लेस देन ग्रेटर देन तेरा साइन, कि अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो हम कहेंगे a की वैल्यू या -a या -2a जो भी कुछ आ रहा हो या 2a, उसकी वैल्यू cos x से कब हमेशा x बिलोंग्स टू ऑल रियल में बड़ी होगी। यस सर, x ग्रेटर देन इक्वल। अब वो तू सोच, जैसे मान ले मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक वेरिएबल आ गया कि तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो मेरी जेब में पैसों से हमेशा ज्यादा हो, तो वो कब होंगे, जब मेरी जेब में जितने पैसे रहते हैं उसके जितने मैक्सिमम पैसे मेरी जेब में रहते हैं उससे तेरे जेब में ज्यादा हो। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, उसके बाद सोच थोड़ा सा, ठीक है। यस, थोड़ी छोटी सी अप्रोच है। डेरिवेटिव करें, it is cos x minus 2a cos 2x, it is 3 cos 3x होगा, 3 3 कैंसिल, so it is cos 3x and plus 2a। अब यहां पर cos c माइनस cos d बन रहा है और इसमें से 2a कॉमन आ रहा है, तो बना लो cos c माइनस cos d हो जाएगा क्या, 2 sin c प्लस d बाई 2, so 3x plus x by 2 into sin d minus c by 2, so that is this minus this by 2, so it is 2x by 2, और ये कितना बना, 2a कॉमन आया, 1 माइनस cos 2x। आप ऐसा भी कर सकते थे, कुछ लोगों को दिक्कत हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि cos 3x का फॉर्मूला लगा दें, उससे भी आ जाएगा आंसर। 2 sin 2x sin x एंड प्लस 2a 2 sin स्क्वायर x। कॉमन निकाल लो बच्चों, जो भी कॉमन आ रहा है इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 sin x cos x इंटू sin x और 4a sin स्क्वायर x। देखो काफी कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये 4 sin स्क्वायर x तो कॉमन बच गया है, cos x प्लस a। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब f डैश x, तो ये क्वांटिटी, अब ये पॉजिटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों एक साथ पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव हो। ये नेगेटिव होगा नहीं, तो इसको पॉजिटिव होना है, तो हम कहेंगे cos x प्लस a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब यहां पर कंसेप्ट समझें, सब लोग ध्यान से सुनना, आपको क्लियर होगा। हम a को इधर ले जाते हैं, ठीक है, माइनस a हो गया लेस देन cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सब लोग ध्यान दें बच्चों, ठीक है। माइनस a जो है वो छोटा होना चाहिए cos x से, x की ऑल रियल वैल्यू पे cos x से। कोई क्वांटिटी cos x से छोटी कब होगी, जब cos x की मिनिमम वैल्यू से छोटी होगी। यस सर। माइनस a cos x से हमेशा छोटा होगा, कब, जब उसकी मिनिमम वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो अगर माइनस ए की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो माइनस ए हमेशा cos x से छोटा होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई। अरे मैं ऐसा बोल रहा हूं, जिसने भी ये पूछा है, ठीक है, किसने पूछा है ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। सर आगरा सेंटर से। क्या नाम है, तो मानवेंद्र। मानवीर, मानवेंद्र। मान सिंह। अब देखो मान सिंह है, जैसे मैं बोलूं कि मान सिंह तू अमित से, तेरी एज अमित से हमेशा छोटी है, यस सर। या मैं कहूं कि तेरा वजन जो है, तेरा जो वेट है वो किसी पर्टिकुलर बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि तेरा जो वेट है वो उस बॉक्स के वेट से हमेशा कम है, ठीक है। कोई भी चीज इस तरह की ले कि जैसे मान सिंह से बोला मैंने कि मान सिंह मेरे जेब में जितने पैसे पड़े हैं वो हमेशा तेरी जेब के पैसों से कम रहेंगे, ठीक है।
मेरी जेब में जितने पैसे हैं वो तेरी जेब में जितने भी पैसे हैं उससे हमेशा कम हो। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब मान सिंह की जेब में जो सबसे कम पैसे रहते हो उससे भी कम हो मेरे पास पैसे। तो समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। माइनस ए की वैल्यू cos x से हमेशा छोटी हो, हमेशा। x की वैल्यू कुछ भी रखा जाए, cos x कुछ भी वैल्यू लेता रहे, लेकिन माइनस ए की वैल्यू हमेशा cos x की वैल्यू से छोटी बनी रहे। तो ये तभी पॉसिबल है जब cos x की मिनिमम वैल्यू से भी माइनस ए की वैल्यू छोटी हो। मान लो माइनस ए की वैल्यू -2 हो गई, माइनस ए की वैल्यू -2 हो गई, -3 हो गई। माइनस ए से जब भी cos x की मिनिमम वैल्यू से जब छोटी होगी हमेशा छोटी रहेगी। तो माइनस ए की वैल्यू क्या है? -1 से छोटी होनी चाहिए। तो ए जो होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। क्या ये चमक रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है, ध्यान से सुनना। हम अभी तक इक्वलिटी होल्ड नहीं करा रहे थे क्योंकि वो मैक्सिमम का केस है, क्योंकि f' 0 वगैरह का केस, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन से पहले, सब लोग ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन से पहले हम पैरामीटर नहीं निकाल लेते, हम x की वैल्यू निकाल लेते, इसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, हम ये निकाल रहे थे। लेकिन यहां पर क्योंकि हमें पता नहीं है इक्वल टू 0 f' 0 लेने पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वो चेक करना आना चाहिए। और जब हम मैक्सिमम में पढ़ लेंगे तो हम वो चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि f' इक्वल टू 0 लेने पर x की जो वैल्यू आ रही है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग मोनोटोनिक है या नहीं। ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, ये गिवन कर रहा है कि a की वो वैल्यू निकालो जिसपे ऑल रियल पे फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब है f' ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। x की ऑल रियल, अरे बोला है ना, ऑल रियल पे क्या है? इंक्रीजिंग, मतलब f' कभी नेगेटिव नहीं होना। तो f' जब 0 हो रहा होगा उसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल रियल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर कभी ऐसा गिवन होता है कि ऑल रियल पे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो फिर यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पे हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। रीजन आपको समझ में आ रहा है क्या? सर अगर f' 0 आपको वैल्यू 0 नहीं हो सर, सकता है एक तो मैं समझाता हूं, मैं फिर से समझाता हूं। अगर f' की वैल्यू हम इक्वल टू 0 क्यों नहीं लेते? हम केवल ग्रेटर देन से अभी तक आंसर निकाल रहे थे x की वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि f' जब 0 हो रहा है, मान लो x की 3 वैल्यू पे 0 हो रहा है, और उन वैल्यू पे हो सकता है किसी वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किसी पे नॉन मोनोटोनिक होगा, या किसी पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम दे रहा होगा। हमें नहीं पता ये क्या होगा। लेकिन अब ये खुद बोल रहा है कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। मतलब f' जब ग्रेटर देन हो रहा होगा तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, f' जब 0 हो रहा होगा तब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। f' लेस देन हो नहीं सकता क्योंकि उसने इंक्रीजिंग बोला है, तो f' की वैल्यू पॉजिटिव रहनी है। तो अगर क्वेश्चन में ये देता है कि f' हमेशा फॉर ऑल रियल इंक्रीजिंग है या ऑल रियल पे डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है f' की वैल्यू जब 0 हो रही होगी तब भी फंक्शन क्या हो रहा होगा? इंक्रीजिंग ही हो रहा होगा, क्योंकि फॉर ऑल रियल है, क्योंकि इसको 0 करने पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर Yes, sir. पॉसिबल कैसे है कि मतलब 0 पे भी वो, क्या बेटा? सर लेकिन वो पॉसिबल कैसे है कि जो फंक्शन है वो 0 पे भी मैं ये कह रहा हूं हम यहां पे लेस देन ले सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं ले सकते, लेकिन यहां पे उसको छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं ना। सर 0 पे नहीं ले सकते सर। 0 पे ले सकते या नहीं ले सकते वो डिपेंड करता कि अगर हम चेक कर पाते, हमें चेक करके करना चाहिए कि f' पॉजिटिव है, मतलब 0 पे इंक्रीजिंग है या नहीं है। लेकिन जब कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि x की ऑल रियल वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि f' 0 पे इंक्रीजिंग है या नहीं, वो होगा ही होगा जितने भी केस बनेंगे। नहीं सर मैं पूछ रहा हूँ पॉसिबल कैसे है कि मतलब जो स्लोप है वो 0 भी है और फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है। अरे यार, आयुष बोल रहा है कि dx 0 फॉर कांस्टेंट फंक्शन। अबे तो ये कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग होता है क्या? नहीं सर। वो बोलेगा क्या कभी क्वेश्चन में कि x इक्वल टू ऑल रियल पे कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग है? बोल सकते हैं?
इसे अपने तरीके से स्टेटमेंट बना के लिख लें, ठीक है। इंदिरापुरम वाले भैया तकिया वकिया लेके बैठो आराम से, ठीक है। अपने तरीके से स्टेटमेंट बना के लिख लीजिए कि इफ वेन एवर फॉर एनी फंक्शन इफ इट इज गिवन दैट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक then we will always use f dash x greater or equal to 0 और f dash x less or equal to 0। इक्वलिटी होल्ड करा दी जाती है बच्चों, हम इक्वलिटी छोड़ ही इसलिए रहे हैं कि या तो वो मैक्सिमा मिनिमा का केस होगा या वो इंक्रीजिंग का केस होगा। समझ में आ रही बात? या तो वो मैक्सिमा मिनिमा का केस है, f dash x 0 होता है, या तो मैक्सिमा मिनिमा में होगा या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हो रहा होगा। अभी यहां पे इंक्रीजिंग की बात चल रही है, मतलब f dash x की वैल्यू 0 या तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हो रही होगी या इंक्रीजिंग के लिए। लेकिन यह बोल रहा है कि x की जितनी भी वैल्यू मिल सकती हैं उन सब पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग ही हो रहा है। इसका मतलब dy बाई dx आप 0 करें, ग्राफ ही ऐसा बन रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा ही बन रहा है कि फंक्शन लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। ऐसा कोई केस ही नहीं आएगा जिस पे डिक्रीज करे, ऐसा कोई केस ही नहीं आएगा। तो हो सकता है यहां पे dy dx पॉजिटिव था, यहां पे 0 हो गया, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, इसलिए पॉजिटिव बोल रहा हूं। अच्छा सर, अब समझ आ गया ग्राफ तो यहां पे इक्वलिटी लगेगी, यहां पे इक्वलिटी, यहां पे इक्वलिटी, यहां पे इक्वलिटी, यहां पे इक्वलिटी। ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, जेई मेंस में क्वेश्चन आया था इसी तरह का, सब लोग ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। उसमें क्या किया था, उसमें 4 ऑप्शन, मतलब मान लो अगर ये जेई मेंस का क्वेश्चन होता तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे फॉर ऑल रियल पे, a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, a लेस देन 1 एंड नन ऑफ दिस। और a ऑप्शन में ही ग्रेटर देन 1 लिखा था और b ऑप्शन में ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 लिखा था। आंसर ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 पे था, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं स्टेटमेंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसको हम 10x के ग्राफ से देख सकते हैं कि सर जब 10x 0 होता है तो उस पर f dash x 0 हो जाता है, पर फिर भी वो इंक्रीजिंग होता है। नहीं, हम x क्यूब के लिए भी ले सकते हैं। हम x क्यूब के 10x तो इसका डेरिवेटिव 0 होता ही नहीं है, लेकिन x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव करेगा 3x स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यस सर। 0 पे 0 हो रहा है, यस सर। f dash x 0 हो रहा है, लेकिन 0 प्लस 0 माइनस फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, तो 0 से छोटा ले ले चाहे 0 से बड़ा ले ले, dy dx ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। इसीलिए फंक्शन कहीं भी मैक्सिमम नहीं दे रहा। अरे x क्यूब में कभी देखा तूने, x क्यूब ग्राफ देखा हो कभी मैक्सिमम देता है क्या? नहीं देता। लेकिन dy dx 0 होता है, dy dx 0 होता है। यहां अभी पिक्चर बाकी है, मैक्सिमम नहीं घुसेड़ेंगे इसमें, बस एक बात दिमाग में रखें, अपन आगे और बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन में दिया है इसलिए ले रहे हैं ना। रिपीट कर दो। हाँ, जब गिवन होगा, whenever it is given that for all real value of x function is monotonic, then we will always take f dash x greater or equal to 0 or less or equal to 0। सर ऑल रियल ही होना चाहिए, फिर इंटरवल भी ऑल रियल ही होना चाहिए, ओके सर, ठीक है। सर सर अगर फंक्शन थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो जाता कहीं पे तो अपन उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोलते ना। फंक्शन अगर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हो जाता। स्ट्रेट लाइन कैसी, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन? सर हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया तो वहां से वहां तक के लिए वो मोनोटोनिक नहीं कहलाएगा। सर फिर पूरा फंक्शन भी नहीं कहलाएगा। हाँ, वो इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहलाएगा वो। किसी एक पॉइंट के लिए dy dx 0 हो सकता है, अगर पूरे इंटरवल के लिए dy dx 0 हो रहा है तो वो मोनोटोनिक नहीं है। मतलब तू ऐसा बोल रहा है कि ऐसा चल रहा था सर, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो यहां पे dy dx सर या तो पॉजिटिव है या 0 है, यही बोल रहा है ना? यस सर, मतलब जैसे एक्स क्यूब के ग्राफ में होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन बहुत कम इंटरवल के लिए होता है तो वो इंक्रीजिंग ही होता है। वो स्ट्रेट नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं देता, वो एक पॉइंट पे होता है। किसी पॉइंट पे dy dx 0 हो रहा है और उसके लेफ्ट राइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो वो मोनोटोनिक है। एक्स क्यूब इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, किसी एक पॉइंट पे हो रहा है।
तो जो आपने ग्राफ बनाया ये मोनोटोनिक होगा? ये नॉन मोनोटोनिक होगा ओके। क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट के लिए हो रहा है। जीरो क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है सूर्यांश, चेक करते हैं। अब इसमें भी लिखा हुआ है डिक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल लेस और इक्वल टू ले लीजिएगा, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो मैंने इक्वालिटी उल्टी लगा दी, तो जो आंसर गलत है सर। अच्छा चल ठीक है, कर ले जो करना है कर ले। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दोनों पे क्लोज। ठीक है पीयूष। सूर्यांश -3 से इन्फिनिटी। अच्छा नहीं सर, वो फिर क्लियर लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से -3 है। ठीक है भाई। आस्था इक्वलिटी होल्ड करेगी बच्ची, है ना? लेस और इक्वल टू लेंगे बच्चे। ठीक है अजय, देखते हैं। ठीक है कुसुम बेटा, देखते हैं क्या होता है। सर क्लोज ब्रैकेट -3 to infinity। क्लोज ब्रैकेट में -3 to infinity। यस। अच्छा ठीक है, लेट्स सी, देखेंगे। हाँ 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 हाँ। एफ डैश एक्स 3 times ऑफ a + 2x² - 6ax + 9a is less or equal to 0 for all x belongs to R। हाँ भाई, अब ये भूल जाओ कि ये एफ डैश एक्स है। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होती थी? क्वाड्रेटिक में हमेशा नेगेटिव, या तो ऐसा केस बनेगा या ऐसा केस बनेगा। यस सर। ऐसा क्यों टच क्यों करेगा? क्योंकि 0 भी हो रहा है ना, तो मतलब या तो d लेस देन होगा या d इक्वल टू, मतलब d लेस और इक्वल टू 0 होगा। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, तभी हमेशा के लिए नेगेटिव हो पाएगी। तो लीडिंग कोएफिशिएंट है 3 times ऑफ a + 2, दैट मस्ट बी नेगेटिव। सो a मस्ट बी लेस देन -2 एंड d मस्ट बी लेस और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक का पार्ट है। ठीक है, अगर याद होगा तो अच्छा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -3। अभी देख लेते हैं, इसमें से पहले 3 हटा लेते हैं, इजी पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है बच्चे, देखते हैं। d लेस देन b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो 4 हट गया, a स्क्वायर -3a स्क्वायर -6a। सो दिस इज -2a स्क्वायर -6a। बढ़ा दो तो a स्क्वायर + 3a। सो वीडियो अटक गई। अब सही है। अब सही है, चलो ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 क्लोज यूनियन 0 क्लोज से इंफिनिटी। लेकिन
दिया हुआ है ए क्या होना चाहिए, -2 से छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो -2, -3 और 0, 0 क्लोज से बड़ा, -3 क्लोज से छोटा और -2 से छोटा, कॉमन आ रहा है -3 क्लोज से छोटा। मेरे ख्याल से 2017 या 2016 का, 2016 या 17 का IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है। और तुम लोग जवाब दे पा रहे हो, मतलब पिक्चर सही चल रही है अभी, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़े। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी से। अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला, बस मोनोटोनिक बोला है, मतलब दो केस बनाने पड़ेंगे। एक बार मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सोच के, मोनोटोनिक फॉर ऑल, यहां पे पूरा ही लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा था, ठीक है, टाइपिंग में गड़बड़ है। एक बार ग्रेटर इक्वल टू का केस आएगा, यूनियन, या फिर लेस और इक्वल टू का केस आएगा। ठीक है अद्वैत, अद्वितीय, ठीक है अद्वितीय, ठीक है। -∞ से -1 क्लोज 1 से इन्फिनिटी। -∞ से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अरे सूर्यांश ढंग से बना, सही है, ठीक है अजय, पीयूष, ठीक है परमानंद। मतलब अगर हम केवल मोनोटोनिक के लिए बोलेंगे तो मोनोटोनिक के लिए यूनियन लग जाएगा कि या तो ग्रेटर, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, तो या मतलब और मतलब यूनियन, ठीक है। तो यूनियन लगा के अपन बोल देंगे मोनोटोनिक, पूरे मोनोटोनिक के लिए यूनियन लगा के बोला जाएगा एफ डैश एक्स इट इज a माइनस कॉस एक्स। अब अगर मैं इंक्रीजिंग के लिए बोलूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो वी विल से दैट f डैश x is a minus cos x greater or equal to 0 for all x belongs to r. So a will be greater or equal to cos x for all x belongs to r. अब फिर से वही x की ऑल रियल वैल्यू पे cos x की वैल्यू a से बड़ी, a की वैल्यू cos x से बड़ी होगी। a की वैल्यू cos x से कब बड़ी होगी? जब उसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी होगी। अगर a इसकी मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा तो हमेशा बराबर होगा, ठीक है, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये इंक्रीजिंग के लिए आ गया। अब अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए लूं तो एफ डैश एक्स ए माइनस कॉस एक्स लेस और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो ए विल बी लेस और इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए ए हमेशा छोटा हो कॉस एक्स से, तो कोई क्वांटिटी कॉस एक्स से हमेशा छोटी कब होगी? जब कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू से छोटी हो जाए, वो -1 लेस और इक्वल टू -1। ये आया है डिक्रीजिंग के लिए, वो आया है इंक्रीजिंग के लिए। अब फंक्शन मोनोटोनिक कब होगा? या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, मतलब या हिंदी का या मतलब इंग्लिश का और मतलब मैथमेटिक्स का यूनियन, ठीक है। ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये मैथ्स। तो आंसर होगा -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अरे भाई सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये मोनोटोनिसिटी थी, ठीक है। अब इसमें और थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मैक्सिमम नहीं आया, मोनोटोनिसिटी चल रही है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। देयर आर टू थ्योरम, रोल्स LMBT, और एक थ्योरम मैंने बोला था मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा जब रोल्स पढ़ाऊंगा। सर लैग्रांज थ्योरम भी यही है? लैग्रांज थ्योरम इसके अगली है, नेक्स्ट है। तो क्या है रोल्स थ्योरम जो है, एक पर्सन हुआ रोल और उसने एक आइडिया दिया
किसी फंक्शन के लिए, और वो आइडिया भी अपन देख रहे हैं कि क्या था, और उसको ग्राफिकली भी समझेंगे, और बहुत सिंपल सा आइडिया था। कई सालों के बाद, मतलब इसके होने के, इसने जब आइडिया दिया उसके 80-90 साल के बाद आया लेग्रांज। लेग्रांज ने अपनी पीएचडी जो है वो रोल्स थ्योरम की थीसिस के बेस पे की, और रोल्स ने जो केस बताया था दैट वाज वेरी फिक्स केस, ठीक है। लेग्रांजे ने यूनिवर्सल केस दिया कि कोई भी फंक्शन है उसके लिए यूनिवर्सली क्या हो सकता है, वो सारा केस लेग्रांजे ने रखा। तो रोल्स थ्योरम वाज अ स्पेशल केस ऑफ लेग्रांजे। लेग्रांजे ने ऐसा केस बनाया कि रोल्स थ्योरम भी उसके अंदर आ जाती है। तो पहले हम रोल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद लेग्रांजे समझ में आएगी। और कमाल की बात बताऊं, आईआईटी वाले लेग्रांजे को वैल्यू नहीं देते। आईआईटी में जितनी बार भी क्वेश्चन आया है रोल्स का, मतलब इस तरह के कंसेप्ट का, थ्योरम का, वो रोल्स से आया है। उनका ये सोचना रहता है, हमेशा हमेशा ये सोचना रहता है कि भाई जिसने पहले शुरुआत की बस उसी का गाना गाना चाहिए। पता नहीं जो भी है, बट इज गुड। तो समझते हैं रोल्स थ्योरम क्या होती है। रोल्स थ्योरम बोलती है कि इफ for any function fx, if first case fx is continuous, पहला फर्स्ट लिख लेते हैं, fx is continuous in x belongs to a close to b close. Second, fx is differentiable in x belongs to a to b open. And third, f of a equal to f of b. Then by Rolle's theorem, there must be at least one real x equals to c belongs to a to b such that f dash c equals to 0। लिख ले आराम से। रोल्स थ्योरम, रोल्स क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में दिया है, ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, तो कम से कम एक रियल वैल्यू जरूर मिलेगी। अब वो एक्स कह लो या सी कह लो, जो ए और बी के बीच में होगी, यहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा होगा। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, हाँ मनविंदर, जो तूने लिखा है ये भी सही है पिछले वाले का। ठीक है हार्दिक, ठीक है आरिफ, अमन, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था। हाँ, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ए से बी के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कहीं शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा। ठीक है, तीसरा केस एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, इसका मतलब है मान लो मैं ये एक ए ले रहा हूं, सबसे आसान ग्राफ बना रहा हूं, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक्स की वैल्यू, ए पर एक हाइट ले ली फंक्शन की, दिस इज एफ ऑफ ए। ए पर जो भी फंक्शन की लेंथ आ रही है, मान लो पॉजिटिव है वो एफ ऑफ ए, और यहां पर भी मान लो ये एफ ऑफ बी। अरे बोला है उसने एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए एफ ऑफ बी के। अब सबसे सिंपल ग्राफ बनाते हैं कि मान लो ग्राफ एफ ऑफ ए से ज्यादा वैल्यू लिया ए से बी के बीच में, तो उसे कम से कम एक बार तो वापस आना पड़ेगा ना यहां पर। अगर वो उससे एफ ऑफ ए से ज्यादा वैल्यू लेके गया तो उसे वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। अगर वो यहां से नीचे गया तो भी उसे कम से कम एक बार वापस आना ही पड़ेगा।
उतनी हाइट लेने के लिए। तो अगर ऐसा होगा तो कम से कम एक वैल्यू तो मिलेगी सी, जिस पर एफ डैश सी क्या हो रही होगी, 0 हो रहा होगा। एफ डैश सी 0 मतलब एक टेंजेंट, एक पॉइंट ऐसा मिल रहा होगा जिस पर टेंजेंट जो होगी वो एक्स एक्सिस के बराबर होगी, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। आर यू एग्री? यस सर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा केस है। अब कोई पीछे पड़ जाए कि सर ऐसा क्यों बना रहे हो, हम तो आड़ा तिरछा बनाएंगे, हमें नहीं चाहिए इस तरह का, ऐसा ही थोड़ी जरूरी है ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा जरूरी थोड़ी है ऐसा बनेगा। तुम लोग बस ये याद रखना है, एफ ऑफ शार्प कॉर्नर नहीं देना, डिसकंटिन्यूअस नहीं करना, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के रखना। तुमने कहा सर मैं तो ऐसे ऐसे बनाऊंगा ये। हाँ सर, 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा। अरे तो कम से कम एक बोला है, यहां पर अब C1 C2 C3 तुम जितने आड़ा तिरछा चलाओगे ग्राफ उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेंगी, जहां पे एफ डैश सी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो एटलीस्ट 1, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1। ये चमका सर ये कंडीशंस है ना? हाँ, ये वेरीफाई करने की कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई हो जाती हैं किसी भी फंक्शन के लिए, जो भी इंटरवल दिया हो उसमें, तो रूल्स वेरीफाई हो जाती है, मतलब ये रिजल्ट हमेशा आएगा। रूल्स ये बोलता है। ठीक है विकास, ग्राफ बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। अरे तो कांस्टेंट, अरे ग्राफ बीच में क्या लेना, अरे तू क्या बात कर दी तूने, इतनी छोटी सी बात। ये यहां से यहां तक पूरे में ही कांस्टेंट कर देते हैं अपन, तो हर पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे ए से बी के बीच में, जहां पे डी बाई डी एक्स 0 हो रहा होगा। इससे अच्छा तो ग्राफ ही नहीं बन सकता। रोल्स खुश हो जाता है ऐसे ग्राफ देख के। अरे ठीक है, हाँ सर यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी अपन ने ए और बी पे क्यों नहीं देखी? हाँ ये बात तू पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, वैसे मैं बताता नहीं हूं, कोई पूछता नहीं है तो मैं नहीं बताता। ये बच्चा जो पूछ रहा है इसे थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बच्चा मुझसे ये सवाल कर रहा है कि सर कंटिन्यूटी ए से बी क्लोज में ली, डिफरेंशिएबिलिटी ए से बी ओपन में क्यों ली? अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी ए से बी क्लोज में ले लेते तो डी वाई बाई डी एक्स भी ए से बी क्लोज में देखना पड़ता, क्योंकि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी डिफरेंशियल, अगर वो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल किसी भी पॉइंट पे हो गया तो वहां पे एग्जिस्टेंस चेक किया जाता है एफ डैश एक्स का। मैंने आपको बताया है जो एफ डैश एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल आया है वो इसी से आया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, देन वी कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन अगर यहां पे मैं क्लोज लगाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है हमें वो पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे क्लोज लगाऊंगा तो यहां पे ये शार्प कॉर्नर हो गया, ये एक शार्प कॉर्नर हो गया, ओपन, अरे ओपन पॉइंट हो गया ना। यस सर। अगर ये ओपन पॉइंट हो गया तो यहां पे फिर से अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स एफ डैश ए डिफाइन नहीं होगा, तो सी की वैल्यू ए से बी के बीच में रहे, इसीलिए एफ डैश सी जो है उसमें सी की वैल्यू ए से बी के बीच में ली जाए, इसलिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी ए से बी के बीच में ली है, ए और बी पे नहीं ली। समझ आ रहा है? 0 होता तो क्या ओरिजिन से स्टार्ट होता था ग्राफ? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा ग्राफ, मतलब अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था तो शार्प कॉर्नर नहीं होता ना। अरे किसी से भी स्टार्ट कर ले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों ओरिजिन ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, मान ले 0 पे 5 है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 0 पर x की वैल्यू 0 कह रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू थोड़ी कह रहा है 0। फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना, हम फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। सर लेकिन अगर एक ऐसा ग्राफ हुआ जिसपे x इज इक्वल टू a प्लस पे और x इज इक्वल टू a माइनस और x इज इक्वल टू पे, मतलब वो पूरा एक स्मूथ कर्व है, तब भी पॉसिबल नहीं है। अगर तू a माइनस ले लिया, अगर तू a माइनस ले लिया तो इंटरवल फिर a तक थोड़ी रहा। a क्लोज का मतलब है a पर और a के राइट में, a लेफ्ट थोड़ी ले ही नहीं रहे ना अपन। तो मतलब हरदम आएगा ये शार्प बना। हाँ भाई, ये यूनिवर्सल केस है, 150-200 साल पहले बना के गया है बंदा, ठीक है, सबने एक्सेप्ट किया है इसे, ये मैथमेटिक सोसाइटी का मेंबर है रोल, ठीक है।
तो ये ऐसी चीज नहीं बना के जाएगा जिसे हम लोग ऐसे बातों बातों में ही गलत साबित कर दें। ठीक है भैया, तो ये मैंने बता दिया है रूल्स। कुछ क्वेश्चन देखें इसके, एनसीईआरटी में है, रोल्स थ्योरम एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो अब ये कहता है, जैसे ये एनसीईआरटी बेस के थोड़े थोड़े प्रॉब्लम उठाए हैं मैंने समझाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम एंड फाइंड सी दैट प्रेस्क्राइब इन द रोल्स थ्योरम। सी की वैल्यू निकालनी है। रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के बाद सी की मतलब वेरीफाई करनी है कि रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो सी की वैल्यू बताओ। मतलब सी क्या है, बेसिकली एक्स की वो वैल्यू है जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। ये बात समझ में आई है सब लोगों के? हम कह रहे हैं ना एफ डैश सी 0 है, इसका मतलब सी क्या है, एक्स की वो वैल्यू है जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो कैसे करेंगे, तो एक एक करके बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लें। पहला कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स लाइन। x एक फंक्शन है स्ट्रेट लाइन जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑल रियल पे, इसका डोमेन ऑल रियल है, ऑल रियल पे कंटिन्यूअस है। x+3 भी एक लाइन है जो कि कंटिन्यूअस है। e की पावर -x/2 का ग्राफ भी डिक्रीजिंग होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो 3 कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है थ्रू दी टेबल। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में टेबल बनाई थी कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है। सेम फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशिएबल है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं देता, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, इट इज डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन ये देखो ना देखो, ये कंटिन्यूअस डिफरेंशियल दोनों है। नाउ f ऑफ -3 पुट करने पर fx जो है इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो -3 से 0 तो होगी। देन ये पहला और दूसरा इसी में खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा, f ऑफ -3 0 आ रहा है, f ऑफ 0 भी 0 आ रहा है। तो f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के। ठीक है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है पहला केस, डिफरेंशिएबल है दूसरा केस, और f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के, सो वी कैन से फॉर एटलीस्ट वन f डैश c क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कर लो इसका और इसे 0 कर दो। तो मैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करता हूं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, x² + 3x, जिससे 3 की जाए 2 में ही लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2c + 3। अरे समझ में आ रहा है? आप चाहो तो c की जगह x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2x + 3 e की पावर -x/2 सेम, प्लस x² + 3x सेम, e की पावर -x/2 और -x/2 का -1/2, एंड दिस इज 0। तो इसमें से e की पावर -x/2 तो हटा दो, तो ये बच गया 2x + 3 एंड प्लस x² + 3x, ये माइनस आ जाएगा बाय 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज -x² - 3x + 4x + 6 इक्वल टू 0। So it is x² - x and -6. So x - 3 and x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ रहा है 3 and -2। ठीक है, कौन सा लेंगे, c होगा -2, बिकॉज c मस्ट बी बिलोंग्स टू -3 to 0। c की वैल्यू -3 से 0 के बीच में ही ली जा सकती है, तो जो वैल्यू उसके बीच में आ रही है वो c होगा। अरे चमक रहा है सर, रिपीट कर दो सर, समझ नहीं है यार। सर आगरा में सर वाईफाई प्रॉब्लम है सर। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के। ये 3 कंडीशन होती थी यहां पे। कहां गया, ये 3 कंडीशन होती थी, ये 3 कंडीशन हो जाती हैं तो रोल्स वेरीफाई हो जाती है भाई। ठीक है, तो रोल्स वेरीफाई होगी तो f डैश x को 0 कर देंगे। 1 मिनट बच्चों, f डैश x को 0 कर देंगे और उससे जो c की वैल्यू आएगी वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। वेरीफाई, क्वेश्चन पढ़ अच्छे से, बोल रहा है रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करके देख लें, और वेरीफाई हो रहा है तो c की वैल्यू निकालें विच इज दैट इज प्रेस्क्राइब इन रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में जो प्रेस्क्राइब की गई है, तो f डैश c 0 दैट इज वैल्यू ऑफ c। तो मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया है इसका और उसे 0 कर दिया है, और उससे जो x की वैल्यू आएगी, जो x की 2 वैल्यू आई उसमें चेक कर लिया, a से b के बीच में जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज c।
सर बोर्ड्स में इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही चेक करेंगे हम? हाँ, अरे कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन ही नहीं आता है, आज तक कभी नहीं पूछते, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बनाओ बच्चों। तो उसमें चेक भी करना है? कर ले चेक। क्या बोल रहा है विक्रांत बेटा? सी इक्वल टू माइनस सी आता तो कंसीडर करते, नहीं नहीं कंसीडर करते। जीरो पे अगर फंक्शन जीरो नहीं होता तो, जीरो पे फंक्शन जीरो हो कर रहा है। अच्छा, जीरो पे फंक्शन जीरो नहीं होता तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं करती, और रोल्स वेरीफाई नहीं करती तो सी नहीं आता, हम कहते हैं नॉट वेरीफाइड, बस। π/4। ठीक है, ठीक है ऋषभ। ठीक है, अर्श अर्श बोल रहा है 3π/4, ठीक है। कुसुम बोल रही है π/4, ठीक है। कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनाओ, फिर और आएंगे अभी क्वेश्चन। इसमें बहुत डेंजरस क्वेश्चन नहीं आते, डेंजर वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, देखने वाले हैं अपन वही। π/4 और 3π/4, अच्छा ठीक है, लेट्स सी। भाई कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, हमें भी पता है, e की पावर x, डिनोमिनेटर कभी जीरो थोड़ी हो रहा है इसका, जीरो से पाई के बीच में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होगा, आप तो f ऑफ जीरो चेक कर लेना, f ऑफ जीरो जीरो हो रहा है, और f ऑफ पाई रखने पे साइन पाई भी जीरो हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है बाय रोल्स थ्योरम, इट इज f डैश x। डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसको ऐसा बना लेता हूं, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। मुझे डिवीजन रूल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं प्रोडक्ट रूल ही पसंद करता हूं। माइनस e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो e की पावर माइनस एक्स हट जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स या टेन एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो टेन एक्स की वैल्यू 1 एक साइकिल में 2 बार होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट हमें लेना नहीं है, हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही चाहिए, तो ओनली एंड ओनली π/4। तो सी विल बी π/4, बिल्कुल सही है। देख रहे हैं, कुछ लोगों ने चेन रूल लगाते समय ये गलती कर दी होगी, e की पावर माइनस एक्स को माइनस e की पावर x डेरिवेटिव नहीं किया होगा। ठीक है, आरिफ, मनविंदर, परमानंद, पीयूष, हार्दिक, अमन, ठीक है, लगे रहो भाई, लगे रहो, बढ़े आगे। यस यस सर। सर। लो भाई, इनने काम में देरी कैसी। एक आखिरी वाला क्वेश्चन और करो, फिर एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बताता हूं साथ में। सर हाँ, सर मैंने एमओडी की सर ए दास गुप्ता खत्म कर दी सर, अब सिंगल उठा लूं? हाँ उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उठा। ठीक है आदित्य, देखते हैं। 0 पे 5 है, 2 पे भी चेक कर लेना, अगर 5 है तो डिफरेंशिएट करके। पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं शार्प को नहीं देते, कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। 1 पे 5 आ रहा है क्या आ रहा है सर, 1 पे 5 आ रहा है। 1 पे 5 आ रहा है, हमें 1 पे 5 से कोई मतलब नहीं है,
हमें तो एफ डैश एक्स जीरो करके देखना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो जिस एक्स की वैल्यू के लिए आई वो अगर 0 से 2 के बीच में आ रही है तो उसे आंसर मानना है। 2/3 और 1, ठीक है पीयूष, देखते हैं। ठीक है हार्दिक। हरे कृष्णा। सर 1 + 1/√3। So 3 - √3/2. 3 - √3/2। ओके, देखते हैं भाई। भारती ये क्या है? 0/2। ठीक है भवनीश, हार्दिक, पीयूष, अद्वैत। 3 - √3/2। अच्छा ठीक है, देखते हैं। हे राम, कंटिन्यू डिफरेंशियल है। हमने f(0) पे चेक किया, 0 पे 5 आ रहा है। f(2) चेक करते हैं, 2 पुट करो, 8 - 12 + 4 + 5, तो ये कैंसिल हो रहा है, 5 ही आ रहा है भाई। तो बाय रोल्स लग गई है भाई, बाय रोल्स f डैश एक्स 0 होगा। ठीक है, तो बिटवीन 0 to 2, तो f डैश एक्स डिफरेंशिएट कर लिया, सो इट इज 3x² - 6x + 2 = 0। फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो x धनाचार लगाया, x = -b ± √(b² - 4ac), तो 624 बाय 6। 1 ± √3/3। ठीक है, तो किसी ने गलती से 2 ले लिया यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, या पता नहीं क्या, आई डोंट नो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया है 12। ठीक है भाई, तो ये कुछ कट जाएगा 2 बार, तो 3 ± √3/3। तो ऐसे लिख सकते हैं, x 1 ± 1/√3, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। है ना? अब अगर आप ऐसे लिखते हो तो दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि 1 प्लस लेंगे तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 माइनस लिया तो 1 से थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन रहेगा तो 0 से 2 के बीच में ही ना। बोथ विल बी सी। यस सर। प्लस वाला माइनस वाला ले रहे हो, प्लस वाला क्यों? दोनों ही लेंगे, दोनों आंसर होंगे। सर कोई प्लस? हाँ सर, आपने देख के सर क्वालिटी को बता दिया फैक्टराइज नहीं होगी। सर हम चेक कर रहे थे सर, मैं तो बार बार चेक कर रहा था कि कैसे नहीं होगी। देख, मुझे दिखता है इसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है। अब मैं 6 को ऐसे तोड़ ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट 6 आ जाए। 6 को कैसे तोड़ेगा? 4 2 में, 3 3 में 6 आएगा ही नहीं, तो मैं देखते से बोल दिया बस। तू बस लगे रहना, ठीक है? जिसको भी ऐसा लगता हो ना, किसी को भी ऐसा लगता हो कि आपने आसानी से कर दिया, तुम बस लगे रहना। तुम्हारी और मेरी नॉलेज में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, केवल प्रैक्टिस में अंतर रहेगा। और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि आपका और मेरा लेवल बिल्कुल बराबर हो, तुम पढ़ा नहीं पाओगे, वो अलग बात है। मैंने 20 साल में नॉलेज इतनी ली है, वो तो तुम 1 साल में कवर कर सकते हो अगर मेहनत करो तो, लेकिन 20 साल जितने मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो नहीं आएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है। हाँ भाई, एन नेचुरल दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ सी प्रेस्क्राइब इन ए रोल्स थ्योरम फॉर दिस इज 3/4, तो 3/4 बेसिकली सी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू पूछी है। सी बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसपे एफ डैश एक्स 0 होता है। तो बेसिकली एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3/4 पे 0 हो रही है, तो एन की वैल्यू बताओ। ये कभी बहुत पहले, शायद 2002 या मतलब 2005 से 2000 के बीच में जेई एडवांस में कभी ये प्रॉब्लम आया था। और खास बात ये है कि इसी साल करीब करीब मेरे ख्याल से या तो यही क्वेश्चन था या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ गया इसी साल जून में।
सर हम्म मैं ना जो AOD है वो ना मैं सिंगेज से शुरू कर रहा था सर, लेकिन उसमें ना उसका ऑर्डर बड़े अजीब से गिवन है, मतलब उसमें मोनोटोनिसिटी बाद में गिवन है, लेकिन जो रोल्स और जो आप एक और थ्योरम बोल रहे थे वो उसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है, टेंजेंट नॉर्मल वाले में। सर तो उसको कब शुरू करूँ? तो तू पहले टेंजेंट नॉर्मल तो कर ले। नहीं सर, वो ऐसे मिक्स क्वेश्चन है, मतलब उसमें रोल्स भी तो रोल्स वाले क्वेश्चन छोड़ देना यार, या तो कोई भी बुक लगाएगा तो समस्या आएगी। रोल्स वाले क्वेश्चन ही कितने होते हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा रोल्स के। ठीक है सर। हाँ वो छोड़ देना, तो क्या सोचना है। एन कितना आ रहा है? सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। एफ डैश एक्स 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर n प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर n माइनस 1, इसको हमने 0 कर दिया। तो पहले कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 3 होल पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लो, और बचेगा क्या, x माइनस 3 बचा और इधर nx बचा। ये तो 0 होगा नहीं, x इक्वल टू 3/4 रखना है, ठीक है, तो ये तो 0 होगा नहीं, से हटा देते हैं। ये बचा, तो ये n की वैल्यू निकालनी है। n कितना हो रहा है, n की वैल्यू आ रही है 3 माइनस एक्स बाय एक्स, बस आप वैल्यू डाल दो। So this is 12, it is 9 by upon 3/4, आंसर is 3। अरे ठीक है ना, हाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है सर वो ठीक है सर। सर हाँ अगर बोल। 0 हो रहा होता तो सर क्या प्रॉब्लम होती? क्या? सर अगर 0 हो रहा होता सामने वाला। मैं नहीं समझ पाया, क्या बोल रहा है? सर जो x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 है ना सर, अगर वो 0 होता तो कोई प्रॉब्लम होती? प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू बता दी है, सी की वैल्यू दी हुई है। सी मतलब ये वो x है, ये x इक्वल टू 3/4 है, इस पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो ये 0 होगा 3 पे, तो 3 हो ही नहीं सकता ना। अच्छा ये कह रहे हो, ओके सर। ये कह रहा हूं मैं। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, आप बना लोगे, बहुत सिंपल सही है, ठीक है। एक कंसेप्ट और बता रहा हूं छोटा सा, ठीक है, समय हो रहा है इसलिए। रोल्स का आखिरी कंसेप्ट है ये, LMBT हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सब लोग ध्यान से सुने भाई, सब लोग ध्यान दें इधर। इस तरह का क्वेश्चन आया, कभी भी कोई पॉलिनोमियल देके एटलीस्ट 1 लिखाओ, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश पंजाबी जैसे जो आता हो उसमें लिख लीजिएगा। कभी भी पॉलिनोमियल देके एटलीस्ट 1 रूट का केस बोले, ये रोल्स का ही केस होता है, ये दिमाग में रखना। क्वेश्चन में नहीं देगा कि रोल्स लगी है, यहां पे कहीं रोल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे रोल्स लग रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रोल्स लग रही है? तो आपको तरीका बता रहा हूं कि कभी भी कोई इंटरवल के लिए पॉलिनोमियल्स बोलेगा और आपको एटलीस्ट 1 रूट का केस बोलेगा, तो समझ जाइएगा कि क्या लग रहा है, यहां पे रोल्स लग रही है। अब रोल्स लगाते कैसे हैं? यहां पर बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिटवीन दिस, ए 0 से 1 के बीच में ये क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, इसका एक रूट है, इसका मतलब ये 0 हो रही है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। अब पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ही क्यों होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस डिफरेंशियल हमेशा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने रोल्स अच्छे से आपको दिमाग में बैठ गई है कि रोल्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रोल्स वेरीफाई हो रही होती है तो हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं ना, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में, यस सर। मतलब एफ डैश सी कह लो या एफ डैश एक्स को ए से बी के बीच में 0 करते हैं। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का एक रूट ए से बी के बीच में होता है, एफ एक्स का नहीं होता। एफ डैश एक्स का एक रूट जो है, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा होता है, वो ए से बी के बीच में आता है। तो कभी भी अगर ऐसा दिया होगा एटलीस्ट 1 रूट और पॉलिनोमियल दी होगी, ये रोल्स का केस होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्स की कम से कम एक वैल्यू, इसका एक रूट मतलब एक्स की एक वैल्यू आ रही है जिस पर ये 0 हो रहा है,
और ये रोल्स में ये चीज जीरो कब होती है? एफ डैश एक्स में। इसका मतलब है ये एफ एक्स नहीं है, ये क्या है? एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। अरे हमें यही तो प्रूव करना है ना। हमें इसको भूल जाओ, हमें यह प्रूव करना है कि ये जीरो हो रहा है, ठीक है, फॉर सम या फॉर एटलीस्ट वन, दिस विल बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन। अब मैं कह रहा हूं ये रोल्स का केस है, तो आप कहोगे कि सर रोल्स जो है वो एफ डैश एक्स जीरो करती है, मतलब ये जो केस आता है, ये जो रूट्स होता है एटलीस्ट वन वाला, वो एफ डैश एक्स जीरो होता है उसमें। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो बेसिकली ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है किसके बीच में? जीरो से वन के बीच में। तो हमें अगर क्वेश्चन में रोल्स को चालू रखना है, अभी तो इसमें प्रूव करने का बोल रहा है, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, जेईई मेंस का क्वेश्चन देखेंगे एक, ठीक है। अगर हमें इसे चालू रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं पहले इसका इंटीग्रेशन करूंगा और इसको कोई फंक्शन मानूंगा। मैं मानूंगा एच एक्स, मैंने एक फंक्शन माना एच एक्स। कैसे? इसका इंटीग्रेशन करके, जिससे उस पर रोल्स अप्लाई करूंगा। ये हो गया ए एक्स क्यूब बाय 3, उल्टा चल रहा है बी एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस डी। ये ठीक है ना? अरे कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है ना इंटीग्रेशन करने पे, तो प्लस डी ले लिया मैंने। नाउ बिकॉज, अब भूल जाते हैं, रोल्स लगाओ इस पे, इन बिटवीन 0 to 1। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एच ऑफ जीरो कितना आ रहा है? डी। अब ये जो केस दिया है ना, ये क्यों दिया है अब आपको समझ में आ जाएगा। एच ऑफ वन कितना आ रहा है? ए बाय 3 बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी। इतने में एलसीएम ले लो, क्या बन रहा है? 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस डी। अच्छे से देख लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 पे रखी है, इसका मतलब ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब है एच ऑफ वन भी क्या हो रहा है? डी। दे बोथ आर इक्वल इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, देन वी विल से दैट बाय रोल्स at least one x in between 0 to 1 where h dash x will be 0, where h dash x will be 0. And what is h dash x? It is 3ax square by 3, अरे वही आ जाएगा, fx आ जाएगा, ठीक है। It is 2bx by 2 plus c equal to 0, means ax square plus bx plus c will be 0. Hence proof. क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने जो किया? सर हम 2 ही बार एक ही रास्ते से आए। क्या सर? हम 2 बार एक ही रास्ते से आ रहे हैं, पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं तो आपको सिंपल अभी आऊंगा तो तुम्हें खुद को समझ में आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जेईई मेंस का प्रॉब्लम करेंगे। बोल रहा है कभी भी पॉलिनोमियल के केस में एटलीस्ट वन का केस बोले, रोल्स होती है। बस ये याद रखना कि जो रूट्स वो बोलेगा वो एफ डैश एक्स होता है, तो तुरंत इसका इंटीग्रेशन करना। और इसके इंटीग्रेशन में केवल तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, 0 से जो इंटरवल दिया है जिसके लिए ये बराबर हो रहा होगा उसके अंदर एक रूट इसका आएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि किस इंटरवल में इसका एटलीस्ट वन रूट आएगा, तो जिसके लिए ये दोनों बराबर हो रहे होंगे उसी में रोल्स लग पाएगी। अरे चमक रहा है आगे है? वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट मुझे समझा दो एक बार। फर्स्ट और क्या? फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो आपने लिखी है वो समझ नहीं आई। देख, मैंने एफ डैश एक्स बोला कि जो रोल्स में होता है वो एफ डैश एक्स 0 होता है, मतलब एक्स जो होता है वो रूट्स एफ डैश एक्स का होता है, एफ एक्स का नहीं होता, जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो रहा होता है। एफ एक्स 0 नहीं हो रहा होता रोल्स में, एफ डैश एक्स 0 हो रहा होता है। मतलब जो रूट अपन ए और बी के बीच में बात करते हैं, जैसे हम सी बोलते हैं, वो रूट्स होता है किसका? एफ डैश एक्स का। तो हमें यहां पर ये बोला गया है कि एटलीस्ट वन रूट किसका हो? इसका हो।
तो रूट इसका है, और रूट्स किसका होता है रोल्स में, एफ डैश एक्स का होता है। इसका मतलब ये बेसिकली एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू या इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0 हो रही होगी। तो यहां पर हमने रोल्स लगाने के लिए पहले इसका इंटीग्रेशन किया, क्योंकि रोल्स एफ डैश एक्स में नहीं लगती, वो एफ एक्स में लगती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो एफ डैश एक्स के लिए आता है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करके एक फंक्शन बना लिया, उसमें रोल्स वेरीफाई कराई कि ये कंटीन्यूअस डिफरेंशियल होगा, पॉलिनोमियल है, और एच ऑफ 0 जो आ रहा है वही एच ऑफ 1 भी आ रहा है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो बाय रोल्स थ्योरम एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 0 to 1 एच डैश एक्स विल बी 0। अब एच डैश एक्स वापस से एफ एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम ये प्रूव कर दिए हैं कि ये दिस विल बी 0 फॉर एटलीस्ट 1 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो और इसे वाइंड अप करेंगे। हाँ भाई, बनाए। इसके ऑप्शन मुझे याद नहीं है, ऑप्शन ये थे या दूसरे थे, मैंने डलवा दिया अपनी तरफ से। ठीक है हर्ष, ठीक है आदित्य। ठीक है ऋषभ, ठीक है आदित्य, पीयूष, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि ये एफ डैश एक्स है बेसिकली, तो इसका इंटीग्रेशन करके फंक्शन बनाओ। मैंने एच एक्स बनाया, मैंने फंक्शन बनाया एच एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन किया 3a(x³/3 2b(x²/2 cx प्लस डी। तो एच एक्स आ गया है हमारे पास a(x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। अब क्योंकि ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये बात पक्की है, तो हम बस पुट करके देखेंगे कि किसके बीच में रोल्स वेरीफाई करिए, क्योंकि जैसे ही रोल्स वेरीफाई की इसका डेरिवेटिव 0 करेंगे, इसका डेरिवेटिव वापस वही आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी चेक करना है। तो एच ऑफ 0, तीन ही तो केस है, 0, 1 और 2। तो एच ऑफ 0 पर क्या हो रहा है, डी। एच ऑफ 1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है। एच ऑफ 2 इज 8a 4b 2c प्लस डी। तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो 4a प्लस 2b प्लस c, ये दिया हुआ है 0, तो अगेन डी। तो नेचुरल है जो भी रूट होगा वो 0 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे आंसर चेक करेंगे क्या बेटा, इसमें ऑप्शन पुट करके ही आंसर चेक हाँ करेंगे। पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आया होगा, सब लोगों के क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कभी और मेथड नहीं है ना नॉर्मल इसका, कोई और मेथड नहीं है ना क्वेश्चन का? नहीं सुनाई दे रहा बेटा मेरे को, क्या बोल रहा है? सर मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन का
सर मैं ऐसा बोल रहा था कि आप एक डीपी भी डाल सकते हैं क्या, जिसमें हार्ड क्वेश्चन हो, जिससे पता चल जाए हमारी प्रैक्टिस कितनी हो रखी है और कितनी और नीड है। मैं बना रहा हूँ यार, मुझे 10-15 दिन लगेंगे, चलेगा? ओके सर। सर जो है चैप्टर ना? हो गए उनके। Yes, हाँ, जो चैप्टर हो गए उनके लिए बना रहा हूँ, 10-12 डेज चाहिए, ठीक है? सर टैंजेंट नॉर्मल के जो क्वेश्चंस हैं सर, उनमें सर कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं बट सर कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब उनमें बस लगाना, दम मुझे लगा, दिक्कत आती और है। बनेंगे वो भी, जितने तुझसे बनते आएंगे तो समझ में आएगा, जितना पढ़ाया है उसी में से आ रहा है। मतलब सर कुछ जो नए टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनको सर मैं सॉल्व एग्जांपल्स देख करके करने की कोशिश करता हूँ, तो सर वो आधे ही हो पाते हैं। देख, एओडी अगर खत्म हो जाएगा हो सकता है उसके बाद बनने लगे, कुछ ऐसा कंसेप्ट रह गए हो मे बी, है ना? ओके सर। सर इस क्वेश्चन में कोई दूसरा मेथड नहीं है ना? नहीं है। सर ग्राफिंग वाला कंसेप्ट आप इस चैप्टर के बाद पढ़ाओगे? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक बाद में आएगा, एरिया अंडर कर्व में पढ़ाएंगे, या इसके बाद देखते हैं। सर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। शॉर्ट डिस्टेंस वाला यार क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, नेक्स्ट वाले उसमें डाउट में ले लेंगे, या जिस दिन थोड़ा खाली रहेंगे उस दिन ले लेंगे, ठीक है? अबनी तू अपना क्वेश्चन बेटा मेरे को भेज देना, है ना? मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? आंसर वो शैडो वाला क्वेश्चन, शेडो वाला क्वेश्चन? सर वो जिसमें पोल से दूर अरे जा तूने दोबारा पोस्ट ही नहीं किया है बेटा, पोस्ट करना चाहिए दोबारा। नहीं सर, वो मेरा क्वेश्चन ही था, वो आपने कहा था कि आप लोगे कभी, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, ओके सर उसमें तो बस tan थीटा से वो कर देंगे कंपेयर, शैडो वाले में। यस सर। मुझे बेटा याद नहीं है, अब तू ये बोल रहा है भाई, इसका सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है? अगली बार जब मैं ओपन करूंगा ग्रुप को, ठीक है? सर वो मैंने आपको डाउट भेजा था टेलीग्राम पर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है? सर अजय राज। मैं देख लेता हूँ। सर मैंने भी भेजा था। सर मैंने परसों भेजा था। अरे बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती यार बेटा, क्या कर सकते हैं? ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा हाँ, आस्था बता रही है कि मैंने बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता देंगे। चलो देखते हैं आस्था, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? तेरा अभी तो नहीं है ना? कब है टेस्ट, कब है आस्था? सर 28 को। 28 को है, ठीक है। हम मंडे को ले सकते हैं ना? ठीक है सर। ठीक है बच्चे, निश्चिंत रहे, मैं करवा दूंगा, मुझे एक बार स्टार्टिंग में याद दिलाना। ठीक है सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।